दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। अतः आपसे गुजारिश है कि आप इस कहानी को पूरा ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आप इसकी गहराई को नहीं समझ पाएंगे। आज की इस कहानी में भगवान बुद्ध के 12 ऐसे उपदेशों को जानेंगे। इसके साथ ही आप ये जानेंगे कि कम उम्र में बुढ़ापा क्यों आता है। जैसा कि दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध एक बहुत बड़े राजा थे, लेकिन उन्होंने ये सब त्याग कर एक सन्यासी का रूप ले लिया, क्योंकि उन्हें ये सब पता है कि हमें कैसी दिनचर्या अपनानी है, क्या खाना है, क्या पहनना है। अतः हम भगवान बुद्ध के महत्वपूर्ण 12 उपदेशों को एक कहानी के माध्यम से समझेंगे, और उन 12 उपदेशों को सुनकर आप अपने जीवन में उतार लीजिए। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उसके बाद आपको कोई बीमारी नहीं होगी और आपको बुढ़ापा कभी छू ही नहीं पाएगा। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करते थे। वे राजा बहुत ही दयालु, बहुत ही दयावान और बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। उन राजन की 2 रानियां थीं और दोनों ही रानियां स्वभाव में राजा के ऊपर गई थीं। वो रानियां भी बहुत ही धार्मिक प्रकृति की थीं। वो राजा इतने न्यायप्रिय राजा थे कि उनकी प्रजा कभी भी दुख का सामना ही नहीं करती थी, क्योंकि राजा ने अपने मंत्रिमंडल में 9 ऐसे मंत्रियों का गठन किया था, जिनको अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट दिए गए थे कि किसको खान पान देखना है, किसको रहन सहन देखना है। इसके साथ ही राजा की ये सख्त हिदायत थी कि किसी की किसी तरह की लापरवाही पाए जाने पर उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसीलिए उनकी जो सभा में, उनके जो मंत्रिमंडल में जो लोग थे, वे बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करते थे। राजा कभी भी एक पक्षीय न्याय नहीं करते थे। वे हर एक पॉइंट को समझने के बाद ही अपना फैसला सुनाते। इसीलिए राजा की प्रजा पूरी तरह से सुखी थी। इसके साथ ही राजा का एक फरमान भी था कि हर सप्ताह में एक सभा बुलाई जाएगी कि किसके घर खाने को नहीं, उसको अनाज दिया जाए, किसके पास भूमि जोतने के लिए साधन नहीं, उसको साधन दिए जाएं। इसी तरह से वहाँ की प्रजा अपना पूरा जीवन सुखी से व्यतीत कर रही थी। इन सब व्यवस्थाओं के चलते वहाँ की प्रजा हमेशा राजा का गुणगान गाया करती। ऐसे ही एक दिन सभा चल रही थी। उस सभा में एक किसान और उसकी पत्नी आते हैं और कहते हैं, महाराज, हमारे पास एक बहुत बड़ी समस्या है, कृपया करके आप उस समस्या का समाधान करें। इसके बाद वो राजा कहते हैं कि बताइए क्या बात है, क्या समस्या है तुम्हें। उसके बाद वो किसान कहता है, महाराज, मेरे 3 बेटे हैं और तीनों बेटों की उम्र बहुत ही कम है। अभी उनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच होगी, लेकिन देखने में ऐसा लगता है मानो उनकी उम्र 60 साल के आसपास की हो। उसके बाल झड़ते जा रहे हैं और वो बहुत ही आलसी है, कोई काम भी नहीं करता। हमने अपने हिसाब से इधर उधर दवा कराई पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद वो महाराज अपने मंत्री से कहते हैं कि मंत्रीगण, इस लड़के का इलाज अपने राज वैद्य से कराया जाए, जो भी खर्चा हो उसे राजकोष से दिया जाए। मंत्री जी ऐसा ही करते हैं। उस किसान के बेटों का इलाज राज वैद्य से होना शुरू हो जाता है। काफी दिन इलाज चलने के बाद एक दिन वही किसान राजसभा में उपस्थित होता है और कहता है, महाराज, कोई आराम नहीं हुआ, मेरा बेटा वैसे का वैसा ही है। राजा कहते हैं, मैं इस पर विचार करूंगा। ये बात चल ही रही थी कि उसी समय उसी राज्य सभा में उसी राज्य के 2 लोग आते हैं जो कि पति पत्नी होते हैं। वो भी अपनी इसी समस्या को लेकर आए थे। सभा चल ही रही थी कि उसी समय लगभग 50 से 60 लोग अपनी इसी समस्या को लेकर वहां आए और कहने लगे, महाराज, हमारे सामने भी यही समस्या है। सभी के बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं, बहुत तेजी से सफ़ेद हो रहे हैं और देखने में मानो ऐसे लगते हैं कि जैसे उनकी उम्र 50 से 60 साल की हो। ये सुनकर राजा असमंजस में पड़ गए। उन्होंने उसी समय एक आपातकालीन बैठक बुलाई कि सभी राजवैद्यों को बुलाया जाए। अपने आसपास के इलाकों में रहने वाले राजवैद्यों को भी आमंत्रित किया जाए। इसमें देखा जाए कि आखिर ऐसी क्या समस्या है जिसकी वजह से हमारे राज्य के सभी नवयुवक बूढ़े दिखने लगे। इस पर पूरा रिसर्च किया जाए। राजा का ये सख्त आदेश था कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए और इसका निष्कर्ष निकाला जाए। पूरे राज्य की छानबीन की जाए, सभी के घर में पता लगाया जाए कि आखिर इसका क्या कारण है। और सभी को ये हिदायत दी गई कि आप जितने भी माननीय गण यहाँ उपस्थित हैं,
सभी के पास 15 दिन का समय है और आप इन 15 दिनों में हर घर की बीमारी का पता लगाइए। ऐसी क्या चीज़ है, क्या चीज़ खाने से बीमारी हो रही है और 16वें दिन हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। जो भी राजवैद्य इस बीमारी का सटीक एवं सही हल ढूंढ लेगा, उस राजवैद्य को मैं पुरस्कार स्वरूप एक राज्य दे दूंगा। उसके बाद वो सभी राजवैद्य उस बीमारी का हल ढूंढने में लग जाते हैं और रात दिन एक करके पूरे 15 दिनों तक ये रिसर्च चलता रहा। इस तरह पूरे 15 दिन बीत जाते हैं और 16वें दिन राज्यसभा लगती है और उस सभा में सभी राजवैद्य एवं राज्य के सभी लोग एकत्रित होते हैं। उसके बाद राजा एक एक करके सभी राजवैद्यों से पूछते हैं। इसके बाद सभी राजवैद्य अपनी अपनी ओर से उत्तर देते हैं, महाराज, हमने तो अपने स्तर से पूरी छानबीन कर ली। हमने अपने हिसाब से लोगों को दवाई भी दी, उनका इलाज भी किया, लेकिन किसी को आराम नहीं मिल रहा है। उनमें से एक राजवैद्य खड़ा होता है जो कि बहुत ही बुजुर्ग था। उसकी उम्र लगभग 110 से 120 साल के बीच की थी। उन्होंने कहना शुरू किया, महाराज, हमारा जो निष्कर्ष निकला, हमारा जो अनुभव है, उस अनुभव से हमें लगता है कि यहाँ के खान पान, यहाँ के रहन सहन में कुछ ना कुछ दिक्कत लगती है, जिसकी वजह से ये हो रहा है, लेकिन इसका कोई सटीक इलाज हमारे पास नहीं है। अब राजा उस बुजुर्ग राजवैद्य की बात सुनकर असमंजस में पड़ जाते हैं और कुछ देर सोचने के बाद कहते हैं कि आप लोग इस समस्या का समाधान भी बताइए। और पिछले 15 दिनों से हम भी परेशान हैं और हमारी प्रजा भी चिंतित है। हमारे भी बाल झड़ने लगे हैं। हमारे राज्य की जो रानियां हैं, उनके बाल भी झड़ना शुरू हो गए, बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं। आखिर समाधान तो बताइए। उसके बाद वो राजवैद्य हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और कहते हैं, महाराज, हमें क्षमा कीजिए। हाँ, हमारे पास एक उपाय जरूर है। इन सभी समस्याओं का समाधान केवल एक ही आदमी के पास है। यदि उस आदमी को खोज कर लाया जाए तो आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, सभी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। उसके अलावा किसी के पास इसका कोई समाधान नहीं है। उसके बाद राजा वैद्य से कहते हैं कि वैद्य जी, जल्दी बताइए, शुभ काम में देरी कैसी? जल्द से जल्द उस महापुरुष का नाम बताइए, हम उन्हें अपने राज्य में आमंत्रित कर सकें, जिससे कि हमारे राज्य के लोग स्वस्थ हो सकें। वो राजवैद्य कहता है, महाराज, उनका हमें तो नहीं पता कहाँ रहते हैं, लेकिन किसी न किसी राज्य में उनका उपदेश जरूर चल रहा होगा। कृपया अपने सैनिकों को सभी राज्यों में भेज करके पता लगा लीजिए। और वो महात्मा बुद्ध ही हैं जिनके पास इन सभी समस्याओं का समाधान है। पता लगाइए कि महात्मा बुद्ध कहाँ उपदेश दे रहे हैं और किस राज्य में उपदेश दे रहे हैं। केवल उन्हीं के पास इसका समाधान है और किसी के पास इसका समाधान नहीं है। ये बात सुनने के बाद राजा अपने सभी मंत्रियों को आदेश देता है कि जल्द से जल्द महात्मा बुद्ध का पता लगाया जाए और बड़े ही आदर के साथ अपने राज्य में लाया जाए। आपको जितने भी सैनिक चाहिए, जितने भी गुप्तचर चाहिए, ले लीजिए और जल्द से जल्द पता लगाइए कि भगवान बुद्ध का उपदेश किस स्थान पर चल रहा है। और यदि वो ना आए तो आप मुझे बताइए, तो मैं स्वयं इस समस्या के समाधान के लिए उनके पास जाऊंगा। सभी मंत्री चारों दिशाओं में फैल जाते हैं और अथक प्रयास करने के बाद, काफ़ी मेहनत करने के बाद उन्हें एक राज्य में भगवान बुद्ध के उपदेश के बारे में पता चलता है। अब मंत्री वहां पहुंच जाते हैं और भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं और कहता है, भगवान, आपको हमारे राजा ने बुलाया है। हमारे राज्य में बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है, कृपया करके आप हमारे साथ चलिए। भगवान बुद्ध इतने दयालु, उनका तो केवल एक ही लक्ष्य था कि हमारे देश के सभी लोग निरोगी रहें, कोई दुखी ना हो, किसी के मन में किसी तरह का छल कपट ना हो, सभी हंसते रहें। ये बात सुनने के बाद भगवान बुद्ध उस मंत्री के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनके साथ उनके शिष्य भी आते हैं। उसके बाद भगवान बुद्ध राजा के दरबार में उपस्थित होते हैं। राजा भगवान बुद्ध को प्रणाम करता है और कहता है, भगवान, आप आसन ग्रहण कीजिए। उसके बाद वो राजा भगवान बुद्ध से कहते हैं कि भगवान, आज हमारी प्रजा के ऊपर बहुत ही भारी विपत्ति आन पड़ी है, कृपया आप इन सबकी समस्याओं का समाधान करें। उसके बाद भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप लोग परेशान मत होइए, आपके दुखों का निवारण निश्चित तौर पर हो जाएगा। राजा कहते हैं
भगवान, आप हमारी प्रजा को ठीक कर दीजिए। भगवान बुद्ध के सामने एक शिष्य खड़ा था। वो अपने शिष्य की ओर इशारा करते हैं। उसके बाद वो शिष्य राजन से कहता है कि राजन, आप मुझे एक निश्चित स्थान दे दीजिए, ऐसा स्थान दे दीजिए जहाँ पर शांति हो। कल से मैं सुबह 4 बजे एक ऐसा स्थान दे दीजिए जहाँ पर सभी लोग एकत्रित हो सकें, जहाँ पर खुला वातावरण हो, जहाँ पर सभी प्रजा के लोग एकत्रित हो सकें, जहाँ पर प्रकृति की सारी हवाएं आती हों, और कल से ही मैं उन सभी का उपचार शुरू कर दूंगा। लेकिन राजन, आप एक ऐसा आदेश कर दीजिए जिससे कि आप अपनी प्रजा के साथ सुबह 4 बजे उस स्थान पर एकत्रित हो सकें। ये उपदेश कल से शुरू होकर 12 दिन तक चलेगा। 12 दिनों तक लगातार एक एक उपदेश दिया जाएगा। इस तरह से आपकी पूरी प्रजा स्वस्थ हो जाएगी। राजा उस शिष्य की बातें सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो राजा कहते हैं कि इसमें जितना भी खर्चा होगा वो राजकोष से दिया जाएगा। उसके बाद वो शिष्य कहता है, महाराज, इसमें कोई भी खर्चा नहीं होगा, बस आप एक ऐसा आदेश करा दीजिए कि अपनी प्रजा में 4 बजे सुबह सभी को उपस्थित होना है। यदि कोई उपस्थित नहीं होता है तो उसको दंड दिया जाएगा, कठोर दंड। उसके बाद वो राजा ने एक ऐसा आदेश पारित किया कि सभी को सुबह 4 बजे उस निश्चित स्थान पर उपस्थित होना है। जैसा भगवान बुद्ध कहेंगे वैसा हमें करना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है, और हमारे सभी गुप्तचर लोगों की निगरानी करेंगे कि जो भी उस आदेश का पालन नहीं करेगा उसको दंड दिया जाएगा। उसके बाद सभा में उपस्थित सभी लोग भगवान बुद्ध को प्रणाम करके अपने अपने घरों की ओर लौट जाते हैं और सभा वहीं समाप्त हो जाती है। उसके अगले दिन सभी लोग सुबह 4 बजे उस स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं और भगवान बुद्ध अपना पहला उपदेश देना शुरू करते हैं और कहते हैं कि हमें प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठना है, क्योंकि 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और सभी को गुनगुना पानी गर्म करके मिट्टी के बर्तन में पीना है। लेकिन ध्यान रहे, मिट्टी के बर्तन से पानी आपको केवल सी करके ही पीना है। इसको सभी को फॉलो करना है। जो फॉलो नहीं करेगा उसको आराम नहीं मिलेगा। ये भगवान बुद्ध का पहला उपदेश था। इसका सभी को पालन करना है और दूसरा उपदेश अगले दिन दिया जाएगा। कल इस उपदेश का सभी पालन करके आएंगे। सभा वहीं पर समाप्त होती है और अगले ही दिन ब्रह्म मुहूर्त में सभी लोग उपस्थित होकर वहां पर आ जाते हैं। भगवान बुद्ध के शिष्य उन लोगों से पूछते हैं कि कितने लोगों ने इस नियम का पालन किया है। उसके बाद सभी लोग अपना हाथ उठाते हैं और सभी लोग कहते हैं कि हमने इसका पालन किया और हमें बहुत आराम भी मिला। हमारा पेट बिल्कुल साफ हो गया और शरीर भी एकदम हल्की फुल्की लग रही है और हमारे अंदर चुस्ती फुर्ती भी है। उसके बाद वो शिष्य कहते हैं कि अब जो हमें दूसरा उपदेश करना है, सभी को टहलना है, सभी को मॉर्निंग वॉक करना है, अपनी अपनी उम्र के हिसाब से सभी को चलना है। और चलना कितना है? 2 से 3 किलोमीटर चलना है। सभी को 2 से 3 किलोमीटर चलना है और उसमें जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, वो दौड़ेंगे, और जिनकी उम्र 40 से 50 साल से ऊपर है वो मॉर्निंग वॉक पर चलेंगे। वो सभी तेज चलेंगे और चाल जो होगी 1 सेकंड में 1 कदम, यानी 1 मिनट में 60 कदम। ये जो चलने वाली चाल होगी वो 1 मिनट में 60 कदम के रेशो से चलना होगा। और जो दौड़ सकेंगे वो दौड़ेंगे। सभी को अपनी क्षमता के अनुसार तेज चलना होगा और दौड़ना होगा। लेकिन ध्यान रहे, 2 से 3 किलोमीटर से अधिक हो सकता है पर उससे नीचे नहीं। इसी हिसाब से सबको मॉर्निंग वॉक करना है और चलना है। ये दूसरे दिन का उपदेश था। फिर से अगले दिन की सभी लोगों की सभा स्टार्ट होती है। जब सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं तो शिष्य पूछते हैं कि सभी लोगों ने 2 दिन का नियम का पालन किया। तो सभी लोग अपना हाथ खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई बीमारी ही नहीं है। फिर शिष्य कहते हैं कि अब सभी अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से योगा और प्राणायाम करेंगे, जिसमें 2 विशेष रूप से शामिल होंगे, कपाल हाथ और अनुलोम विलोम। इसके बाद सभी शिष्यों ने बताना शुरू किया कि कपाल भात और अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है।
इसको सभी 40 से 45 मिनट के बीच करना होगा। इसके बाद उस दिन की भी सभा समाप्त हो जाती है। इसी तरह से अगले दिन की सभा फिर शुरुआत होती है। सभी लोगों के उपस्थित होने के बाद उनके अगले दिन की दिनचर्या पूछी जाती है। सभी लोगों ने इसको कितना फॉलो किया। इसके बाद वो लोग कहते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है हमें कोई बीमारी नहीं है, हमें अलार्म नहीं लगाना पड़ता, हमें किसी को जगाना नहीं होता, मेरी 4 बजे अपने आप आँख खुल जाती है। अब महाराज बहुत ही खुश और कहते हैं इतना बड़ा चमत्कार, बिना पैसे के ही हमारी प्रजा ठीक हो रही है। महाराज खुश होकर के भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आप हमारे राज्य में ही रहिएगा, जाइएगा मत। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हैं क्योंकि उनका काम ही है मुस्कुराते रहना। उसके बाद कहते हैं कि जब सभी लोगों का योगा और प्राणायाम हो जाएगा तो सभी लोग 300 ग्राम सेब खाएंगे। कितना खाएंगे? सभी लोग 300 ग्राम सेब खाएंगे। उससे अधिक तो हो सकता है पर उससे कम नहीं। सेब खाने के बाद जिसको जो भी काम करना है वो काम करेगा। उस दिन का भी उपदेश समाप्त हो जाता है। फिर अगले दिन का उपदेश आता है और सभी से पूछा जाता है कि किसको कितना आराम हुआ। सभी लोग कहते हैं कि हम तो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए। उसके बाद वो शिष्य कहता है कि अभी तो आधे से ज़्यादा रूल बचे हैं, अभी इतने रूलों से काम नहीं चलेगा, सभी बीमारियां छूमंतर हो जाएंगी, बुढ़ापा तो कभी आएगा ही नहीं। हमारे भगवान बुद्ध की तरह सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहेगी, चमक बनी रहेगी। सभी को सेब खाने के बाद 8 बजे तक अपना भोजन करना है। भोजन भी ऐसा कि डाइट फुल होनी चाहिए, फुल खाना खाना है। और खाने में आपको क्या क्या खाना है? रोटी खानी है, पर ध्यान रहे रोटी गेहूं की बनी नहीं होनी चाहिए, रोटी जौ, बाजरा और मक्का की बनी होनी चाहिए। इसी की सभी को रोटी बनवानी है और सभी को इसको खाना है। सभी की थाली में ये रोटी होगी और एक कटोरी दाल होगी और दाल में गाय का घी पड़ा होना चाहिए। इसके अलावा एक कटोरी मिक्स सब्जी हो सकती है। सब्जी भी ऐसी होनी चाहिए जो सीजन में मिलती हो। ध्यान रहे सीजन वाली सब्जी ही खानी है, बिना सीजन वाली ना खाएं, क्योंकि बिना सीजन वाली सब्जी स्टोर की हुई होती है जो कि हमारे पेट के लिए नुकसान देती है। और एक कटोरी चावल होगा, वो भी ब्राउन चावल। खाना खाने के आधा घंटे बाद सभी को 200 ग्राम दही खानी है, लेकिन ध्यान रहे दही में गुड़ डालकर ही खाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपका खाना पच जाएगा। क्योंकि दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। इसके साथ ही हमारे लीवर को स्ट्रांग भी करता है। ये सब जो खाएगा उसकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अब ये आज का उपदेश हो गया, कल इसको सभी फॉलो करके आएंगे। इसके बाद सभी लोग खुशी खुशी अपने घर को लौट जाते हैं। सभी लोग इसका पालन करते हैं। इसके बाद अगले दिन की सभा फिर शुरू होती है। सभी लोग इकट्ठे होते हैं और पूछा जाता है कि किसको कितना आराम है। सभी लोग कहते हैं कि हे भगवान, हमें तो कोई बीमारी ही नहीं है, हम तो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, हमको तो कभी लगता ही नहीं कि हम कभी बीमार भी पड़े हों। तब राजा कहते हैं कि वाह, हमारे सभी प्रजागण खाने से ही सही हो गए। धीरे धीरे देखने में ऐसा लग रहा है सभी का मोटापा भी चला जा रहा है। तभी वो शिष्य कहता है कि रुकिए, अभी तो और भी बाकी है। उसके बाद वो शिष्य कहता है कि सभी को खाना और पीना एक साथ नहीं करना है। यदि आप खाना खा रहे हैं तो पहले खाना ही खाइए। यदि आप लिक्विड पी रहे हैं या कोई पानी पी रहे हैं तो पहले पानी पीजिए। इसके 2 घंटे बाद ही आप कुछ भी खा या पी सकते हैं। ध्यान रहे हमें खाना खाते समय एक घूंट भी पानी नहीं पीना है। खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद ही पानी पीना है। ये सभी लोग ध्यान रखें। फिर बताते हैं कि शाम को 4 से 5 बजे के बीच आपको हल्का सा नाश्ता करना है और नाश्ते में 1 प्लेट सलाद होना है। सलाद कितना होगा वो भोजन के हिसाब से होगा, अपनी क्षमता के हिसाब से होगा। मान लीजिए किसी का वजन 50 किलो है तो उसको 5% ही सलाद लेना है, यानी 250 ग्राम। सलाद में गाजर, चुकंदर, टमाटर और मूली होगी और अपने स्वादानुसार थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं।
लेकिन ध्यान रहे, सलाद लेने से पहले कुछ खाना पीना नहीं है। इसको सभी लोग फॉलो करेंगे और अगले दिन फिर आएंगे। अगले दिन की सभा शुरू होती है और जब सभी लोगों से पूछा जाता है, आप लोगों को कैसा लग रहा है, आपका शरीर कैसा है, सभी लोग मुस्कुरा रहे थे। उनका चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे तेज निकल रहा हो। ऐसा लग रहा था मानो उनकी ढलती हुई उम्र रुक गई हो। उसके बाद वो शिष्य आज का उपदेश देना शुरू करते हैं और कहते हैं कि आपको रात का खाना सूर्योदय से पहले खाना है, यानी सूर्य डूबने से पहले सभी लोग अपना खाना खा लेंगे। क्योंकि जब सूर्य डूबने लगता है तब हमारे लीवर पर जो रोशनी पड़ती है उससे हमारा जठरांग यानी अग्नाशय ज़्यादा काम करता है। जब धीरे धीरे सूर्य की रोशनी डाउन होने लगती है तो हमारा अग्नाशय काम करना बंद कर देता है। इसीलिए प्राचीन समय में जो ऋषि मुनि थे वो सूर्य डूबने से पहले ही अपना खाना खा लेते थे। इसके दो फायदे हैं। जब आप सूर्य डूबने से पहले खाना खा लेंगे, इससे आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा और जब आप सोने को जाएंगे तो 3 से 4 घंटे के बाद आपका खाना सोता ही पच जाएगा। और यदि आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं या देर से खाना खाते हैं तो आपकी जीवन में जो नींद है वो कम हो जाएगी, थकावट महसूस होगी और जब खाना नहीं पचेगा तो गैस में एसिडिटी बनेगी। इसकी वजह से आपका खाना पचेगा नहीं। लेकिन ध्यान रहे, खाना आपको नाम मात्र ही खाना है। ऐसा खाना खाना है जैसे आपने खाना खाया ही नहीं। उसके 1 घंटे बाद आपको 1 गिलास दूध पीना है, उसमें 3 ग्राम हल्दी डाल करके। लेकिन ध्यान रहे, हल्दी प्योर होनी चाहिए, शुद्ध घर की होनी चाहिए, क्योंकि हल्दी वाला दूध आपकी सारी बीमारियां नाश कर देगा, नष्ट कर देगा। और आप 10 बजे के आसपास सोने जाइए और सुबह 4 बजे जल्दी जग जाइए। इससे आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी, कोई बीमारी नहीं रहेगी। एक बात और, सभी को वर्तमान में जीना है। जो छोटे बच्चे होते हैं उन बच्चों की तरह जीना है। इसीलिए वर्तमान पर ध्यान दीजिए, भूत और भविष्य की चिंता मत कीजिए। एक बात और, सभी लोग अपने घर की ही चीजें खाएं, बाजार की कोई चीज ना खाएं। इन नियमों का जो पालन करेगा वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, बीमार नहीं होगा, बुढ़ापा नहीं आएगा। 1 महीने बाद सभा लगेगी और सभी यहाँ पर उपस्थित होंगे। जब 1 माह की अवधि बीत जाती है तो भगवान बुद्ध पुनः उस राज्य में आते हैं और जैसे ही राजा उनको देखते हैं उनके स्वागत के लिए दौड़ जाते हैं। राजन कहते हैं, गुरुवर आप आइए, ये राज्य तो आप ही का है। उसके बाद भगवान बुद्ध पूछते हैं कि बताइए राजन, आपकी प्रजा कैसी है। राजन कहते हैं, भगवान आपकी कृपा से हमारी प्रजा पूरी तरह से स्वस्थ एवं ठीक है। जो 60 साल के थे आज वो 15 से 20 साल के दिखते हैं। वो मानो ऐसे लगते हैं जैसे नई उम्र के हों। मानो ऐसे लगता है जैसे सभी की ढलती सी उम्र रुक सी गई है। हमारे राजवैद्य तो ऐसे ही बैठे रहते हैं, किसी को दवा की जरूरत ही नहीं है। सभी लोग अपने आप से ही फिट हैं। हमारी प्रजा को किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। भगवान आप कल के लिए रुक जाइए, हमारी प्रजा आपके दर्शन करना चाहती है। भगवान बुद्ध कहते हैं, ठीक है मैं रुकता हूँ। राजा अपनी प्रजा को सभा में आमंत्रित करता है, उनको बुलाता है। राज्य की सभी प्रजा भगवान बुद्ध को देखते ही उन्हें प्रणाम करती है। भगवान बुद्ध उनको आशीर्वाद देते हैं कि आप सभी इसी तरह से स्वस्थ एवं हष्ट पुष्ट रहें। सभी लोग प्रण करते हैं कि भगवान आपने हमें जो उपदेश दिया है हम इस संदेश को सभी लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे एक स्वस्थ भारत का निर्माण हो सके। भगवान बुद्ध ये सुनकर मुस्कुराते हैं और अगले ही दिन वहां से चले जाते हैं। राजा अपनी प्रजा को आदेश देता है कि इस संदेश को घर घर तक पहुंचाओ, जिससे हमारे देश की सभी बीमारियां खत्म हो जाएं। सभी लोग इस अल्प अवस्था में बूढ़ा हो रहे हैं वो रुक जाए, सबके अंदर ताकत और उत्साह बना रहे, सभी लोग खुश रहें। राजा की ये बातें सुनकर वहाँ की प्रजा ये प्रण करती है कि मैं इस संदेश को घर घर तक पहुँचाने का काम करूँगा। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।